तो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सभी लोग लाइव बने, सभी लोग जल्दी से लाइव बनते चलें और क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सभी लोग जल्दी से मेरे साथ में लाइव बने, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्लास है हमारी यूथ कंपटीशन के सॉल्यूशन के लिए। तो जल्दी से सभी लोग शेयर करें वीडियो को, फटाफट से लाइव आए। जल्दी से शेयर करें वीडियो को और जल्दी से फटाफट से सभी लोग लाइव आते चलिए। सुबह के 10 बज चुके हैं। तो ये क्लास है हमारी यूथ पब्लिकेशन बुक के सॉल्यूशन का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा अपना फालतू के कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देगा। और यही चीज, मेरे हिसाब से यही चीज आज की डेट में इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछा जाएगा कि आपने कमेंट कितने किया था, क्या कमेंट था। तो आपके एग्जाम में सिर्फ और बेटा पूछा जाएगा क्वेश्चन और उसका आंसर। अगर आपको पता है तो आपको नंबर मिलेगा, और अगर आपको नंबर आंसर नहीं पता है तो फिर आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोग आंसर करते रहेंगे, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। और ये चैप्टर देखिए, हमारा किताब में आपकी है चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर आपका काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके काफी दिए गए हैं और काफी अच्छे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। बुक में 2-3 सवालों में कुछ गलतियां भी किया गया है, तो ये सब गलतियों को भी दूर करेंगे हम लोग अपने मेथड से। इन सभी क्वेश्चन को करेंगे, किताब के मेथड से नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आंसर करेंगे, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से। चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से। देखिए, विद्युत रोधी का यहाँ पर मतलब है इंसुलेटर से, और चालकों का मतलब है देखिए कंडक्टर से। तो जिनको नहीं पता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी देख लें। तो विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है, तो आपको ये देखना होता है कि विद्युत आवेश का मतलब होता है क्लियरली करंट से, है ना। क्योंकि करंट हमारा होता है dq बाई dt। अगर आवेश पास हो रहा है तो फिर हम कहेंगे करंट पास हो रहा है। तो करंट कहाँ से पास हो सकता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है देखिए बी। फिर आपको ये भी ध्यान देना होता है क्वांटाइजेशन थ्योरम। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिखा दूं, आईटीआई में बहुत ही अच्छा योगदान ये फॉर्मूला देता है। Q इज इक्वल टू होता है NE। Q इज इक्वल टू होता है Na। तो यहाँ पर Q हमारा चार्ज कहलाता है, E यहाँ पर चार्ज एट इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और N यहाँ पर आपका कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू अगर हम देखें तो हम IT भी रख सकते हैं, और ये NE। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफी अच्छा योगदान देते हैं। जब हमने करंट इज इक्वल टू Q बाई T लिखा है, तो इसकी यूनिट देखिए, चार्ज की यूनिट। जब हमने करंट क्या रखा, Q बाई T यानी चार्ज अपॉन समय। तो कूलाम पर सेकंड भी इसकी जो इकाई है वो हम लोग दे सकते हैं। और वैसे करंट की इकाई कितनी होती है, देखिए एम्पियर। तो एम्पियर ये भी याद रखेंगे कि एम्पियर जब हम लिख रहे हैं, ये एक बेस क्वांटिटी है, यानी कि यह एक मूल इकाई आती है। ये एक बेस क्वांटिटी होती है, जो 7 हमारी मूल इकाई है, इसमें से करंट भी एक क्वांटिटी होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर हम V इज इक्वल टू चलते हैं तो W अपॉन Q, ये भी जूल पर गुलाम लिखते, या फिर इसको हम लोग वोल्ट लिख रहे होते। चलिए, तो पहला सवाल ये है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सवाल हो जाता है। जब भी हम करंट फ्लो होने की बात करते हैं, जब भी हम लोग करंट के फ्लो होने की बात करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट। तो करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से। करंट का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन से। तो धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग ऑप्शन ए। सभी लोग आंसर करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर मिल रहा है, देखिए हमें ए।
चलिए जी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। वैसे ये इसका नहीं था, ये हमारा बेसिक का नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा सेक्शन हम लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं आपको। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, यानी कि हम बात कर रहे हैं डेल वी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा थर्मल ड्रिफ्ट। ये कहलाता है हमारा थर्मल ड्रिफ्ट। तो ये कहलाता है हमारा उसमें वाहक संवहन, यानी कि थर्मल ड्रिफ्ट। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। ये हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परमाणु में यार क्या बताऊं, इन्होंने ये ऐसा, ये देखो पता नहीं क्या क्या मैसेज भेज रहे हैं। अबे पागल, ये तो देखो ये स्टडी चैनल है। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। जब भी हम बात करेंगे देखिए परमाणु, तो परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं परमाणु मतलब कि एटम, यानी कि हम बात कर रहे हैं, देखिए बाहरी कक्षा में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और यहाँ नाभिक में, ये जो नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखो कुछ और डाटा भी लिखवा दूं। प्रोटॉन पर जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन पर धनात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, और यहाँ पर होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर चलिए लिखवा दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। पेपर में आए थे, जैसे एग्जाम में ये चीजें फंसती है, बन सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं एम पी इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। एस कुमार वर्मा जी, आपको एक वीडियो दी है कि आप कोर्स को कैसे देखें। कोर्स में सबसे पहली वीडियो वही है, तो प्लीज उसको देख लें आप। ठीक है जी। यहाँ चलेंगे तो एम पी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो याद रखेंगे एक रिलेशन जो होता है एम ई का, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान को देखिए डिवाइड कितने से करता है? 1840 से। तो हल्का क्या बना? इलेक्ट्रॉन हल्का बना। ठीक है जी। परवेश कुमार जी, आपको बेटा जानकारी नहीं है। अरे भाई लॉकडाउन पूरे पूरे भारत में ही तो है। मेरे तो घर पे स्टूडियो है तो मैं क्लास ले लेता हूँ। जो लोग बाहर से आएंगे उनकी क्लास संभव ही नहीं है। तो एम ई इक्वल टू एम पी अपॉन 1840। अब देखिए जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार। इसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार। तो यहाँ पर फोर्थ में बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी। आगे चलें, ऑप्शन क्या बना देखिए? बी। तो एक ही सवाल में मैं आपको 10 वैसे ऑब्जेक्टिव बताता हुआ चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव बताइए। वैसे तो धारा के जब प्रमुख प्रभाव आते हैं बेटा, तो इसमें हमारे 4 प्रमुख प्रभाव आ जाते हैं। देखिए सभी लोग प्रॉपर अपना जितनी बार भी हो सके अपना, भाई मेरा तो सैनिटाइजर यही रखा हुआ, जितनी बार भी हो सके, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं टच भी करता रहता हूँ, तो अपना प्रॉपर हाथ वाथ धुलते रहे भाई, कीटाणुओं को अपना मारते रहे। बड़ी तेजी से कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ी है पिछले 2-3 दिनों से भाई। देखिए एक तो होता है हमारा, अगर हम उसमें की बात करें तो आई स्क्वायर आर टी, भाई जब भी तापमान की बात होगी ये। फिर जब भी हम किसी भी कंडक्टर में हम धारा प्रवाह कराते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स भी होता है।
रासायनिक होता है जब भी हम लोग, देखिए यहाँ पर ये जब भी ये इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा है जैसे कि H2SO4, तो जब भी कोई धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ जोड़ते हैं तो ये अपने आयंस में टूट टूट जाता है। तो H2SO4 ये अपने आयंस में टूट जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट। एक और होता है वैसे एक्सरे, जिससे एक्सरे अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, तो ये इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ कहेंगे उसमें चुंबकीय और रासायनिक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट चल रहे हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा। इसमें पूछा गया है 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा। तो देखो Q इज इक्वल टू सिखाया है आपको NE, ठीक है जी। Q का मतलब होता है IT से, Q इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू NE। तो आपको पूछ रहा है N इज इक्वल टू I T अपॉन में E, तो I का मान देखो कितना है 0.2, समय 30 सेकेंड यानी कि 30 अपॉन में E का मतलब है चार्ज, तो बेटा ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आता है, इसे सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आता है। मैं भी चाहे कितना आराम से मुझे चीजें बतानी पड़े, लेकिन छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक ये चीजें सिखा ना दूं आपको। तो 0.2 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, जैसे आ गया 6 गुणा में आ गया हमारा 30, तो जैसे कि ये आ रहा है 3.75 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है जी, जरा देखो कितना बन रहा है। मैंने कहा ना मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा आपको जब तक ये चीजें आप कर ना लो। तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये इस तरह का जो सवाल है, इस तरह का जो सवाल है वो आप जरूर करके जाएंगे आपके पेपर में, ये फंसता है। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव। अब देखिए आपको तीन चीजें बताता हूं, ये कोई भी तार है, ये कोई भी तार है, तो ये यहाँ पर विभव कहलाती है सरफेस। अब इस तार के अंदर किसी भी बिंदु ए पर यदि हम वोल्टेज चाहते हैं तो वोल्टेज वही होती है जो कि सरफेस पर होती है। तो हमेशा याद रखना है सरफेस मतलब सतह पर होती है। तो किसी भी तार के या गोले के अंदर, ठीक है, किसी भी तार या गोले के अंदर वही वोल्टेज होती है जो कि सतह पर पाई जाती है। तो यहां रखेंगे उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। किसी भी गोले के अंदर या तार के अंदर कितनी वोल्टेज बेटा वही होती है जो सतह पर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी। मैकेनिकल की शायद आज से सर मैं धीरे धीरे एक छोटा मोटा सेटअप की व्यवस्था कर रहा हूँ सभी फैकल्टी मेंबर के घर पर, तो मैं भी शायद आज से मैकेनिकल की क्लास भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी शायद, और सिविल की क्लास भी कल से आप लोगों की शुरू हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाह करती हो तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होगा। तो देखो वैसे आप इसको याद रखिए, उत्तर होता है ये, लेकिन ये आया कहां से, Q इज इक्वल टू NE। तो Q का मान मैंने सिखाया आपको I थी इज इक्वल टू NE। तो I का मान देखो कितना कह रहा है, 1 प्रति सेकंड मतलब 1, एंड E का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये हो गया। तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो विद्यार्थियों इसी का मतलब आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। सभी लोग जल्दी से लाइक करो। आजकल तो मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास देखकर आजकल तो यूट्यूब चैनल बना रखे खूब सारे बच्चों ने,
तो वो बच्चों को यही चीजें अपना बता दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि किसी के घर तक अपना नॉलेज पहुंचा पा रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन ये बैड हैबिट है, कुछ बच्चे तो मेरे चैनल पे लिंक शेयर करते रहे, सर ये देखो ये क्लास देखो आप, जबकि ये यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट आता है। ये छोटे मोटे काम ऐसे हमारे चक्कर में पड़िए। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की यूनिट देखिए क्या है, ओम। बल, बल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। विद्युत प्रवाह, बल्ब की करंट, ये हो गया देखिए वन। पावर यानी कि वाट। तो देखिए ए का 4 बना, यस ए का 4 यहाँ और यहाँ पर है। फिर देखो बी का 1, तो बी का 1 सिर्फ ये है, तो यानी कि ये तो हमारा फिर गलत है। फिर देखो सी का 2, यस, और डी का 3, यस, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए जी 10 पर चलते हैं। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होता है, खोखले में विभव होता है। देखिए सुनने नहीं, मैंने अभी आपको बच्चों बताया, अभी मैंने आपको क्या कहा, वही होता है जो सतह पर होता है, वही होता है जो सतह पर होता है। तो वही होता है मतलब सतह पर, तो ये हो गया बाहरी सतह के बराबर। जब भी हमने कोई गोला, ये कहा हमने खोखला गोला, तो जब भी मान लिया सपोज यहाँ पर वोल्टेज सरफेस पर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये फिर देखो ए, यही तो चीज सही करवानी है। वो जो आप बोल रहे हैं ना ए, वो इंटेंसिटी होता है, ठीक है। सर पेड कोर्स का वीडियो बेटा डेली क्लास दे रहा हूँ, सागर जी पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करो, पूरी क्लास दे रहा हूँ। ऑप्शन आ रखा है डाउनलोड करने का भी, डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ ये जितना भी है सरफेस पर, तो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। हालत ऐसी हो रखी है कि मेरी पढ़ाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं हूँ आजकल मैं, मेरे पूरी ऐसी हालत हो रखी है, फिर भी मैं सभी, चाहे पेड हो चाहे कुछ भी हो कल भी मैंने 4-4 5-5 क्लास अपलोड किए सबने। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, दो तार दिए हैं, इनमें करंट चल रहा है, ये ले लिया I1, और इसमें ले लिया हमने बेटा ये I2, ठीक है बेटा, I1 और I2 लिया। बेटा जीरो नहीं होगा, काफी जगह जीरो है, जीरो गलत है, जीरो नहीं होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना विभव, विभव का मतलब है वोल्टेज, तो वोल्टेज हमेशा वही होता है। जो आप जीरो कह रहे हैं ना, वो जीरो पता क्या होता है, वो जीरो होता है आपका फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो जीरो होता है, याद रखो इस चीज को। तो यहां देखो, अब इसमें ये अगर दूरी यहां पर r दी जाती है, तो ये फॉर्मूला होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू, क्या चलिए F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है जी, I1 I2 अपॉन में R, ये होता है अपॉन में R, ना कि R स्क्वायर। तो अपॉन में कितना होगा बेटा R, तो ये बल होता है, ठीक है जी। तो ये नियम हमारा होता है एम्पियर का नियम। अब देखो, जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में हो, समान दिशा में बहती हो, बहती हो, ठीक है, तो तारों के बीच, तारों के बीच आकर्षण बल लगता है, तारों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब दोनों, बेटा ये देखो, जब दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में बहती है, तो विपरीत में अलग बात है, देखो बहती हो, तो तारों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगता है,
देखो अगर बेटा ये कुछ ये दिया है, दो तार है ये, अगर इसमें करंट ये दे दिया आई और ये भी दे दिया आपको ये I1 और ये भी I2 सेम दिशा में दिया है, तो ये इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन का बल। जब ये हमारा ये I1 है, ये बेटा I2 है, तो ये अपोजिट है, तो इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन यानी आकर्षण, ये बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है जी, आकर्षण और प्रतिकर्षण। चलिए नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? भाई साहब इसमें लंबाई नहीं होती, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ बेटा वो 110%, 120% आपकी सही होगी, इसमें वायर की लंबाई से मतलब नहीं होता भाई। I1 I2 अपॉन आर फोर्स जो होता है, तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए, इधर उधर की बातें ना करें, जल्दी से आंसर करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। तो देखिए Q इज इक्वल टू, आपको क्या सिखाया, NE, यानी IT इज इक्वल टू NE। तो N इज इक्वल टू I का मतलब 1 × 10⁻⁶, T का मतलब 1 सेकेंड अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए जी सॉल्व करके बताओ कितना मिलेगा, सॉल्व करके बोलो कितना मिलेगा। तो 1 अपॉन, देखते हैं, 1 अपॉन 1.6, ये मिला हमें 0.625 इंटू 10⁻13। तो अगर इसे लिखे 6.25 इंटू हो जाएगा 10⁻12, अगर दशमलव यहाँ लाएंगे तो ऑप्शन डी देखो मिला कि नहीं, ऑप्शन डी क्या मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई 2 गुना कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान बताइए। बड़े अच्छे सवाल है ये, अपना एक रिलैक्स होकर अपना देखते रहो। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इस क्लास में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं ITI वाली में, तो फिर मैं अपना कोई और क्लास लगाता हूँ, अपनी जेई वाले बच्चों की क्लास बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप बोलते तो जरूर हो कि सर क्लास क्लास क्लास, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको सभी चीजें आ गई, अब आपको जरूरत नहीं है। एक चालक जिसकी प्रतिरोध R है, लंबाई है लेंथ को हम 2L कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग आधा कर दे, तो R न्यू इज इक्वल टू, देखो रो L मतलब 2L अपॉन A अपॉन 2, तो A अपॉन 2 भी हमारे यहाँ चला जाएगा, तो 4 रो L अपॉन A कितना हो गया, देखो 4 गुना हो गया, तो कितना आया ये 4R। तो देखो ऑप्शन बी हमारा आता है कि नहीं, 4R ऑप्शन बी आता है कि नहीं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है अपना 14। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक कर दो आवेश किसमें अवरुद्ध थी? देखो दो आवेश, अगर अलग अलग दो आवेश हैं, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, तो देखो ये क्या करता है, यहाँ से कोई भी लाइन निकल कर नेगेटिव पे पहुंचती है ना। तो अगर अगर हम इसको बात करें, यानी कि पृथक कर अलग अलग, तो ये यहाँ से निकल कर ये लाइन अपना यहाँ पहुंचती है, ये लाइन अपना यहाँ पहुंच रही है ये, तो देखिए ये क्या बढ़ा रहा है, ये बढ़ा देता है विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड। भाई अगर कोई भी चीज इसमें यहाँ पर आप रखते हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण अपना चार्ज हो जाएगी, तो ये बढ़ाता है विद्युत क्षेत्र। ये क्या बढ़ाएगा, विद्युत क्षेत्र बताएगा, ये क्या बढ़ाएगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र इंग्लिश वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ाएगा। ठीक है जी, आगे चलें।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव पड़ी होती है। तो देखो आपको ये याद रखना है, एयर के लिए क्या होती है, एयर की रिलेटिव यानी कि विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी। क्या मतलब होता है, परमिटिविटी। तो ये कितनी है, एयर। तो किसी भी पदार्थ की एक से बड़ी ही विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी होती है। तो ये क्या आ गया, देखो 1। अगर हम परमिटिविटी की यूनिट की बात करें तो देखो हवा में जो परमिटिविटी होती है इसकी नो यूनिट, यानी कि हवा में जो परमिटिविटी है कोई, या ये कहें कि रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता। बड़ा अच्छा सवाल है। सापेक्ष विद्युतशीलता की कोई इकाई कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है जी, कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई बेटा नहीं होती है। ठीक है जी। तो ये किसी भी मेटल की, जब भी मटेरियल की हम बात करेंगे तो एक से बड़ी ही देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो जी, एक भाई साहब अलग ही, शिव कुमार जी, हवा की 1 होती है और जो आप कह रहे हैं वो होती है हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होती है एयर के लिए, अगर हम बात करें, देखिए जब भी हम एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो ये होती है 1। और अगर हम लोग परमिटिविटी जैसे तो 8.54 इंटू 10⁻⁻12 इसकी आती है F/m। तो दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है 16। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। बेटा विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, यानी ईएमएफ क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा है कि ईएमएफ का, पहले ध्यान से सुनना, ईएमएफ का मतलब होता है वो एक ऐसा फोर्स जिसके कारण चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। या चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने के लिए तो कोई मतलब नहीं है। देखो ये सवाल दो जगह पर पूछा गया है। असंतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक, असंतुलित मतलब होता है जो अनबैलेंस्ड होते हैं। चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तन, भाई चालकता को प्रतिरोध में कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम विद्युत वाहक बल की जरूरत हम लोगों को होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। या इसकी परिभाषा को अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी प्रति इकाई आवेश को एक जगह से या एक बिंदु से दूसरी जगह या दूसरे बिंदु पर दूसरी जगह भेजने के लिए दी गई दी गई ऊर्जा होती है, दी गई ऊर्जा होती है। ठीक है जी, ये एक दी गई ऊर्जा है। चलिए 17वां चलते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू। तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे लिए, देखो अब दो तीन चीजें हैं ये देखकर चलना होता है हमें। तो ये कितना है, 273 केल्विन एंड एक एटमॉस्फेरिक, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक। तो ये हमारा क्या है, बी। तो 273 ये हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो 273 और 1, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है जी, हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है आगे बढ़े, कर पाएंगे क्या जी, इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर लगाना ही ईएमएफ है गुरुदेव जी। हाँ मैंने यही तो लिखवाया भाई, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए यही तो है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18। इनसाइड ए होलो स्पेरिकल कंडक्टर। अब देखो जिसके ऊपर आप चक्कर में पड़ रहे थे हमेशा,
एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, तो हमेशा याद रखेंगे एक खोखले गोलीय चालक के भीतर आपको देखिए, जब भी आपको बेटा पूछा जाता है यहां पर वोल्टेज, दो चीजें लिखवा रहा हूं बहुत ही खास है। जब भी आपको यहां पर सरफेस यानी कि सतह पर वोल्टेज, तो अंदर किसी भी पॉइंट पर आप वोल्टेज पूछेंगे हम यही कहेंगे सेम एज सरफेस, यानी कि इसका मतलब है वही है जो सरफेस पर है। लेकिन अगर हम किसी भी खोखले गोले के अंदर में इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछते हैं जिसका मतलब होता है ई, तो ये हम लोग कितना कहते हैं, जीरो, यानी कि शून्य। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और वोल्टेज दो अलग अलग चीजें होती है, इन चीजों में गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही होगा। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आते हैं 19 पर। द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का रेजिस्टेंस अगर हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं तो पृथ्वी में आप ये देखो कि पृथ्वी में अगर हम लोग किसी भी तार को हम जोड़ दे तो पृथ्वी में सब चीजें ना, तार जो भी करंट है वो ग्राउंडिंग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध ना के बराबर है। ठीक है जी। भाई पूछ लिया करो, सभी को पता है कैसे पूछना होता है यार, मैसेज कर दिया करो, कमेंट में कर दिया करो यार। तो वैसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, जीरो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता, अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछ लेता कि प्रैक्टिकली बताइए, प्रैक्टिकली प्रतिरोध बताइए, तो प्रैक्टिकली प्रतिरोध एक अलग प्रतिरोध होता है। प्रैक्टिकली जो प्रतिरोध है ये एक अलग प्रतिरोध होता है। तो जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध यानी कि अर्थ का, वो 1 ओम लेकर चलते हैं। ठीक है जी, वो 1 ओम लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा। चलो जी अब आओ, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, बताइए जी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। देखिए मैं डेली आप लोगों की क्लासेस में ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग क्लास को प्रॉपर अटेंड करें, अपने जो भी आप नोट्स वोट्स बना रहे हो वो देखें, और ये सब पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा देता हूँ ऐप पर भी। तो ऐप जब आप ओपन करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखाई देती है जहां आपकी प्रोफाइल आती है। तो जब मोबाइल में आप इन लाइनों पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ऑप्शन बना है फ्री स्टडी मटेरियल। ठीक है जी, फ्री स्टडी मटेरियल। तो फ्री स्टडी मटेरियल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी से बताइए क्या होगा। बी, बी इसलिए बता रहे हो क्योंकि वो लिखा है किताब में, वो लिखा है किताब में। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या वॉट आवर नहीं हो सकती, तो ये क्वेश्चंस दिया है गलत। ठीक है जी, ये सवाल दिया है गलत। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वाट आवर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है जी। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर का मतलब क्या हो जाता है, वाट का मतलब भी वाट है, तो भैया ये भी एनर्जी की ही यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल। वॉट सेकेंड भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है जी, तो ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये क्वेश्चन दिया है गलत। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखिए, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपकी तो गलत आप दिमाग में रखेंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हमेशा आंखें बंद करके ऑप्शन के पीछे मिलाने के पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन के पीछे मत भागिएगा कि मिलाने के, इसमें कमर्शियल यूनिट नहीं पूछा आपको, इसने इलेक्ट्रिकल यूनिट पूछा है। तो ये देखो वाट आवर भी हमारी वैसे हो भाई, वाट आवर क्यों नहीं होती भाई, पावर इनटू टाइम होता है, क्यों नहीं होती। तो इसमें होना चाहिए था क्या नहीं है, तब जाके हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों ही अपना यूनिट होती है, तो ये सवाल गलत है।
यहाँ चलेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो ये तो बहुत आसान है। देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज हम बात कर रहे हैं क्यू, और क्यू के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कूलम। कूलम यानी कि याद रखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी भी होता है। ठीक है जी। तो अब देखो वैसे ये क्या है गुलाम, तो गुलाम बराबर कभी कभी कुछ और भी लिख सकता है। जैसे कि गुलाम बराबर देखिए क्या लिख सकता है, जैसे लिखा क्यू, क्यू और क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो आई टी का मतलब है देखिए एम्पियर और सेकंड। तो कई बार गुलाम को ये एम्पियर सेकंड के नाम से भी दिखा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये क्लास ही इसलिए लगाया है कि जो कमियां हैं वो आपकी दूर की जा सके, कमियों पे काम किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं 22 पर। विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रजिस्टिविटी? या निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है, सबसे कम होती है? तो प्रतिरोधकता देखिए, प्रतिरोधकता किसकी, यानी कि रेजिस्टिविटी, तो ये कम होती है कॉपर, क्योंकि कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कॉपर की जो कंडक्टिविटी का मतलब है चालकता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है जी। तो अगर हम कॉपर के बारे में कुछ और खास पॉइंट देखें तो देखो जी क्या होता है, इसकी चालकता अधिक होती है, इसकी चालकता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे देखिए, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक मजबूती भी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। महंगा होता है, महंगा मिलता है। ठीक है जी। इसका वजन ज्यादा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है किसकी तुलना में? एल्यूमिनियम की तुलना में। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है सिल्वर, फिर आती है ये कॉपर। ठीक है, गोल्ड वगैरह तो और कम आती है, कॉपर से कम गोल्ड एंड सिल्वर, तो इससे ज्यादा सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है भाई साहब, उसके बाद कॉपर आता है। विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज? कहने का मतलब है कौन सा रजिस्टर फिजिकली सबसे बड़ा होगा? आपको याद रखना है, अरे मरकरी की उतनी हाई थोड़े होते हैं, मरकरी तो लिक्विड कंडक्टर में आता है भाई, मरकरी तो वैसे भी लिक्विड यानी कि जो पानी वाली फॉर्म में होता है ये होता है। विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज? तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा, लार्जर इन साइज जो भी रजिस्टर की जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा होती है। सर जी क्लास का पीडीएफ भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है बेटा, क्लास का पीडीएफ मिलता है, क्लास का पीडीएफ मिलता है। इसी में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया जाता है, ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप के साइड में 3 लाइनें आएंगी, वहां क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे। इसके अंदर में जो भी मेरा एक नाम का फोल्डर है उसे आप देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ बेटा मिलता है। तो जो भी पावर में ज्यादा होता है वो ही साइज में भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट आओ 24। ए 100 वोट बल्ब हैज ए रेजिस्टेंस, एक 100 वोट का बल्ब है, वोल्ट का 500 ओम है। नंबर ऑफ पावर यानी कितने घंटे चलाएं, ठीक है, 1 किलोवाट एनर्जी बर्न कर ले। तो देखो बेटा हम पावर निकाल ले, पावर यानी शक्ति बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर बटे में 500। ठीक है जी। तो 100 गुणा 100 बटे में 500, तो कितना हो गया 5। ठीक है, 5 से काटा तो 20, तो ये पावर मिली 20 वाट। ठीक है जी विद्यार्थियों, अगर हम किलोवाट में लिखें तो 20/1000 मिलेगा। ठीक है जी, 20/1000 मिल जाएगा हमें किलोवाट। तो यहां पर चलते हैं, अगर हम ये रखें 1 किलोवाट तो 1 बराबर 20/1000
1000 इंटू टाइम इंटू समय t। तो विद्यार्थियों t बराबर 1000 इधर चला गया बटे में, चलो मेरा फोटो मुझे हटाना पड़ेगा शायद, लो भाई अपने आप को थोड़ा छिपाना पड़ेगा मुझे सवाल के लिए। तो 1000 बटे 20, तो कितना बचा 50 घंटे। तो 50 घंटे चलाना पड़ेगा 50 घंटे आपको चलाना पड़ेगा रुफीदा सामिया जी, जिसके पास किताब है। लेकिन किताब में जो सॉल्यूशन है ना वो तो, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, यहाँ जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हमारे अपने मेथड के द्वारा है जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। ठीक है जी। किताब में तो बहुत सारी, अभी आऊंगा ना कुछ सवालों पर जो किताब में भी गलत छाप दिया और फिर भी अपना चला रहा है, बच्चे रट रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ आ जाइए बेटा। तो कितने घंटे? 50 घंटे। देखिए करना क्या है, पहले पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला V²/R। तो यहाँ से हमें 20 वॉट पावर मिल जाती है। 20 वॉट को अगर हमने यहाँ पर किलोवाट में बदले तो 20/1000 किलोवाट। तो देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 20/1000 किलोवाट इंटू आवर। आवर देखना है टी। तो यहां से हमें मिल जाएगा देखिए 50 घंटे। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा 50 घंटे। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statement does not represent Ohm's law? Which of the following statement does not represent Ohm's law? चले जी। तो देखो डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ लॉ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R भी ओम का नियम है, V इज इक्वल टू आई आर भी ओम का नियम है, R इज इक्वल टू V अपॉन I भी ओम का नियम है। लेकिन करंट बराबर आई वी तो ओम का नियम नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही बनेगा। ऑप्शन डी हमारा ये सही बनता हुआ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26। टू आइडेंटिकली लैंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 240 वोल्ट। समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट सोर्स से लगे हैं। ठीक है जी। द वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप इज। तो प्रत्येक लैंप, तो अब देखेंगे समांतर में वोल्टेज समान होती है, सेम होती है, तो 240 ही आपका उत्तर में बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27। द कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ करंट फ्लो सेज दैट करंट फ्लो। देखो जी, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाह करती है। यदि कोई बैटरी है देखिए प्लस और माइनस, तो धारा हमेशा करंट देखिए कहाँ पॉजिटिव से निकलकर कहाँ नेगेटिव की तरफ जाती है। तो धारा हमेशा चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की रास्ता होता ये, तो हम कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। टेक्नीशियन ए सेज ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर वोल्टेज। एक टेक्नीशियन है, इसने कहा कि वोल्टमीटर को सीरीज में लगाइए। एक टेक्नीशियन बी है, इसने कहा पैरेलल में लगाइए। कौन करेक्ट है? तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं, जब भी हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, देखो ये लिखो, वोल्टमीटर हमेशा समांतर में लगाया जाता है, समांतर में लगाया जाता है, तथा
एमीटर, एमीटर हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो कौन करेक्ट है? बी करेक्ट है, टेक्नीशियन बी करेक्ट। चलिए, एक आइडल करंट सोर्स हैज जीरो। देखिए विद्यार्थियों, जब हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग आर लगाते हैं। तो करंट सोर्स के लिए, आइडल करंट सोर्स के लिए ये अनंत होता है, ठीक है, ये अनंत होता है। अब हमने पढ़ा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है एक अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस अनंत है तो कंडक्टेंस कितना आएगा? जीरो। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, इंटरनल कंडक्टेंस जीरो होता है। ठीक है जी, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण दूं, देखो जी। तो आप ऐसे रगड़ो, देखो अपने आप, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने रगड़ा, कहने का मतलब समझो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। आप ऐसे अपने हाथों को रगड़ो, देखो, और मुझे बताओ कि ऐसे रगड़ने से हाथों को क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे हाथों को रगड़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बताओ मुझे। आपको क्या महसूस हुआ? ऐसे हाथों को रगड़ते गए, रगड़ते गए, रगड़ते गए, रगड़ते गए, तो क्या महसूस हुआ आपको हाथों पे? बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर आप ऐसे हाथों को रगड़ रहे हो तो आपको क्या महसूस दे रहा है हाथों की हथेलियों के बीच में? अरे गरम, ठंडा, नमकीन, मीठा, खट्टा, कुछ तो दिखाई दिया होगा, कुछ तो महसूस हुआ होगा, कुछ तो महसूस हुआ होगा। तो महसूस क्या होता है? अगर आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ रहे हो ना, तो आप देखेंगे कि यार ये तो गर्म हो गए हाथ ना। जब गर्म लग रहा है तो गर्म का मतलब क्या है? यानी कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था, जो घर्षण था, उससे नहीं, घर्षण से एक करंट फ्लो या फिर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो का मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी से है, जो जिम्मेदार है यहाँ पर पावर लॉस टाइप के लिए। तो ठीक है, वो तो हीट क्या थी? फ्रिक्शन से क्या आई? हीट। तो यही हमारा एक उदाहरण होता है फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? फ्रिक्शन से, घर्षण से। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुलाम का जो नियम है, कुलाम लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज क्लोजली रिजेंबल विद। तो जो कुलाम का नियम है वो किससे मिलता जुलता है, पूछा है। तो कुलाम का नियम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं किसके लिए? न्यूटन के नियम के, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार। ठीक है जी, M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये किससे मिलता जुलता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इससे मिलता जुलता होता है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेजर ऑफ। कहने का मतलब है एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंट है जी, देखो 2 पॉइंट लिया आपने, एक ए लिया, एक आपने बी लिया। एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंटों के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य, तो ये V है, ये VB है। तो कार्य कब होगा? या तो ये चार्ज इस तरफ को जाए, ये चार्ज इस तरफ को आए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? VA माइनस VB के कारण ही तो है। VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज इस तरफ या इस तरफ बह सकता है। तो इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। इसी को हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। ठीक है जी, चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 33, व्हेन ए करंट आई फ्लो थ्रू ए रजिस्टर आर 4 टाइम t, the electrical energy spent is given by। when a current flow through a resistor R 4 times t, the electrical energy spent is given by।
तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है समय के साथ में आई स्क्वायर आर, तो पावर और उसके साथ में टाइम टी। तो आई स्क्वायर आर टी क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन देखेंगे बी करेंगे कि नहीं। यहां तक बताइए क्वेश्चन नंबर 33 तक क्या सभी लोगों ने, सभी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, सभी लोग कर पा रहे हैं। सभी एक एक सवाल होना चाहिए। यदि इस किताब का मैंने आपको एक एक सवाल ये करा दिया तो बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं कि लाइन से आप कलेक्शन देंगे यूपीपीसीएल या यूपीआर रहेगा। क्योंकि इस किताब में जो चीजें, जो कमियां रही हैं, या इस किताब में एक सवाल में एक ही चीज आप पढ़ सकते हो। अगर ये किताब हमने पूरी की तो इस किताब के 5 गुना ज्यादा चीजें आपको मैं वैसे ही नोट करवा। तो ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी, तो ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 34। एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर होता है। तो जब हम लोग देखिए एक हॉर्स पावर हमारा मीट्रिक प्रणाली में 735.5, ठीक है, और वैसे हमारा एक हॉर्स पावर जब होता है तो ये हमारा ब्रिटिश में 746 वॉट होता है। तो वैसे इसे लिखना चाहिए था पूरा, किताब में के हिसाब से हमारा सी ठीक है, लेकिन होना चाहिए था, ठीक है जी, होना चाहिए था। विशाल जी आइडल करंट में बताओ बेटा क्या है, ये आई है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आइडल करंट में ये जीरो नहीं होता, ये अनंत होता है। क्यों, अगर ये जीरो हो गया, यहाँ कुछ लोड करोगे तो करंट तो इसी में बहता रहेगा, जीरो हो गया तो ये अनंत होता है यहाँ, ठीक है। तो इसमें तब जाके कंडक्टेंस हमारा जीरो आता है, ये आइडल होता है। आपको ये आईटीआई लेवल का पढ़ाना सूट नहीं करता, आप गेट ही जे लेवल को केवल पढ़ाइएगा। बेटा ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही तो डील करना है, और जो इंसान ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, तो हम लोग तो बीटेक में एमटेक में सभी चीजें पढ़ के आते हैं। तो जो अपने लेवल को क्लास के हिसाब से एडजस्ट कर ले, मेरे नजर में वो अच्छा अध्यापक होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि यदि मैं गेट की क्लासेस लेता हूँ तो मैं अपने आप को फिर गेट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। और अरे भाई साहब, ये लालजी पाल जी, आइडल करंट सोर्स और एमीटर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है जी, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ए 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। देखिए मेरी क्लास में आईटीआई वालों में किसी बच्चे को कंप्लेन नहीं रहती होगी कि सर ने आईटीआई के लेवल से नहीं पढ़ाया। जेई वाले बच्चों को बेटा ये कंप्लेन दी रहेगी, मुझे पता है आप मेरे शुभचिंतक है, जिस भी बच्चे ने किया, सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार होता है। प्रेम कुमार गोस्वामी जी, बेटा ये नोटिफिकेशन देने का मैं घर जाऊंगा जब क्लास का टाइम पता है कि 10 बजे या 9 बजे क्लास का टाइम होता है, तो चैनल नहीं खोल सकते तुम, ठीक है। जेई वाले बच्चों को कंप्लेन नहीं होती होगी कि सर ने हमारे एग्जाम में ढल के हमें नहीं पढ़ाया। अगर मैं एई वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि सर ने हमारे लेवल की चीजें नहीं बताया। तो एक इंसान, अगर हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही डील कर रहे हैं, हमारा कोई सिविल या मैकेनिकल फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिकल में मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं अपना बच्चों की नज़र में एक कहीं ना कहीं उदाहरण पेश कर सकूं कि यस डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं यदि मेहनत करें। यस बिल्कुल, मुझे भी दिक्कत आती है चीज़ों को हिंदी में समझना, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना, बहुत ही एक बच्चों के जैसा चीज़ों को बताना, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट करता हूँ मैं। 1 किलो कैलोरी होता है आपका 4100 जूल के बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा। 4180 जूल, 3600 जूल नहीं यार बाबू, ऐसा मत करो, ऐसा जुर्म मत करो यार। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट कंस्टिट्यूट, द्विपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। तो देखो अब क्या बनता है पूछा है, क्या बनता है पूछा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट कॉन्स्टिट्यूट। तो
क्या बनता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। एंड इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम। तो देखिए मैंने कहा आपको कि I इज इक्वल टू Q बाई टी कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, तो यही चीज होती है एम्पियर के बराबर। तो अगर 5 एम्पियर है तो उसे हम 5 कूलाम पर सेकेंड भी दे सकते हैं। तो क्या देंगे विद्यार्थी? ऑप्शन सी देंगे। क्लियर ना? लिख पाएंगे ना? ऑप्शन सी देंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहले तो ये याद रखेंगे कि जो रजिस्टिविटी होती है, जो रजिस्टिविटी होती है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे इसकी यूनिट या इकाई होती है ओम मीटर। तो डियर स्टूडेंट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन ओम और मीटर। तो 1 अपॉन ओम को आप लिखते हो मोह, आप लिखते हो मोह पर मीटर। तो क्या लेंगे? मोह पर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए, मोह पर मीटर, ऑप्शन ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 39। द रिलेशन बिटवीन करंट आई, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय। द रिलेशन बिटवीन करंट आई, वोल्टेज वी एंड रेजिस्टेंस। तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ये हमारा बना V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, नहीं V इज इक्वल टू आर बाई, नहीं ये नहीं। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा विद्यार्थियों? ए। तो यहाँ पर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये होता है हमारा किलोवाट आवर, और यही हमारी एक यूनिट का बराबर देखो, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है जी, कर पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके बताओ, कर लेंगे कि नहीं? ये सब चीजें कर पा रहे हो कि नहीं? अरे कर पा रहे हो कि नहीं? कर सकते हैं सभी लोग? या बहुत मुश्किल हो जा रहा है? आसान है कि बहुत मुश्किल है भाई? कर पाएंगे ना सभी लोग? 40 का हमारा ए 1 किलोवाट आवर। चले तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने कई बार आप लोगों को लिखवाया है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो हमेशा सेम बनी रहती है। तो जल्दी से आंसर करो, हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए। हम लोग ऑप्शन ए कहेंगे भाई, पैरेलल में वोल्टेज सेम बनी होती है और सीरीज में करंट सेम बना होता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए। चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी कैन नॉट डन बाय द मीन्स। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि कोई भी एक अनावेशित चार्ज है या बॉडी है, उसको आवेशित नहीं किया जा सकता। देखिए जी, कंडक्शन होती है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन कर दीजिए तो बिल्कुल होता है। इंडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, सपोज ये कोई चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसमें किसी भी अनचार्ज बॉडी को ले आइए, ये चार्ज हो जाएगा। सी फ्रिक्शन जो आपको मैंने बताया, ये तीनों मेथड होते हैं लेकिन एक मेथड नहीं होता, और वो होता है रोटेशन ऑन इट एक्सिस। किसी भी बॉडी को अपने एक्सिस पे घुमाने से वो चार्ज नहीं होगी। घुमाते रहो चाहे इनफाइनाइट टाइम तक घुमाते रहो, चार्ज नहीं होगी बेटा ये। ठीक है, आप कितना भी घुमाते रहो ये चार्ज नहीं होने वाला। नेक्स्ट आओ 43। मास ऑफ एटम यानी कि द्रव्यमान, किसी भी द्रव्यमान, किसी भी एटम का द्रव्यमान क्या है?
तो याद रखेंगे, देखो ये होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। नाभिक में दो चीजें हमने देखी है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के द्रव्यमान को मिलाकर ही हम मास ऑफ एटम मानते हैं। इन दोनों के द्रव्यमान को मिलाकर ही हम मास ऑफ एटम मानते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये भी बता दूं, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इक्वल टू प्रोटॉन, इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है जी, इक्वल टू प्रोटॉन। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है 44। 1 कूलम इज इक्वल टू, तो अब देखिए, अब दिया है Q इज इक्वल टू आई टी, तो एम्पियर और सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड, ऑप्शन बी। 44 का क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, 1 एम्पियर सेकेंड। बेटा सनराइज टेक्निकल जी, आपको भी पता है यार कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग, यार एक बात बताइए, अच्छा इस पूरे भारतवर्ष में कौन ऐसा अध्यापक होगा जो अपने घरों से निकल के बताओ आ रहा है, बताओ। जो भी लोग अपने घर पर ही पढ़ा रहे हैं यार। फिर भी मैंने तो सर को तब भी जबरदस्ती बोला यार, आके अगर व्यवस्था हो सके आके क्लास, कम से कम यार ऐसे मुसीबत के समय पर तो समझ लिया करो। हम लोग को क्या हो, जानबूझ के थोड़ा ही हम लोग की क्लास में लगवा रहे हैं, या हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मौज मस्ती हम कर रहे हो, क्लास में लगवा रहे हो। बेटा हमारी भी तो मजबूरी है। हम लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली चीजें चल रही है भाई ये लॉकडाउन से। ठीक है, तो बेटा ये हो गया देखो 44। चलिए बेटा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है जी, होता है कि नहीं, 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल समानुपाती किसके, फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट मिलेगा, ऑप्शन ए हमें करेक्ट मिलेगा। तो देखो हमने ये मजे मजे में सभी डाटा को इकट्ठा करते हुए हमने 45 ये 45 सवालों को हम लोगों ने यहाँ पूरा किया है। इन 45 सवालों की, इस 45 सवालों की जो पीडीएफ है वो आप ऐप से डाउनलोड कर लेना। मेरा एक छोटा सा कोर्स भी रहता है यूपी आरवीएनएल टीजी 2 और यूपी पीसीएल टीजी 2, जो कि 1000 रुपीज का है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऐप से जाकर आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इतने कम अमाउंट में लोग बाग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। इसी में टेस्ट भी है, इसमें सब वीडियो क्लासेस भी है, इसमें नॉन टेक का सेक्शन भी है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आने चाहिए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू वेरी मच।